अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हाद और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि कल को जो है वो यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करेंगे और यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो है वो एंट्री टेस्ट देंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, ताकि बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि बच्चे डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं और बहुत से नए एक्सपीरियंस वो पहले से गेन कर सकें, ताकि उनको यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट के लिए आसानी हो। तो फिर मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले अपना जो है वो जब मैं रमज़ानों के टाइम की बात है, जब मेरा ए लेवल्स का फ़ाइनल ईयर चल रहा था, तो वहाँ से मैं अपनी जो है वो स्टोरी का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस इस साल मैंने फ़ेस किए। और उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि करियर का था। करियर का बहुत बड़ा सवाल होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, कौन सी फ़ील्ड चूज़ करते हो। बेसिकली मेरा जो है इंटरेस्ट जो था वो बचपन से ही फ़्लाइंग के अंदर था, मतलब मुझे पायलट बनना था, कमर्शियल। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले आती है। तो सबसे पहले आगाज़ करता हूँ रमज़ानों से। रमज़ानों में कुछ यूँ हुआ कि यू कैन से कि 3 साल मुझे हो चुके थे, मैंने 3 साल से तरावी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ओ लेवल्स वगैरह के उसमें लगा हुआ था काफ़ी। जब भी रमज़ान आते थे तो उसमें जो है वो मेरे एग्ज़ाम्स होते थे ओ लेवल्स के, और फिर एएस लेवल के भी एग्ज़ाम थे पिछले साल। तो मैं जो है वो तरावी वगैरह नहीं सुना सका, क्योंकि मैं हाफ़िज़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है। तो जितने भी हाफ़िज़ हैं वो सब ये चीज़ जानते होंगे कि जितना पक्का कुरान जो है वो तरावी सुनाने से होता है, वो रोज़मर्रा में कुरान पढ़ने से नहीं हो पाता। क्योंकि तरावी के अंदर जो है वो एक आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, एक प्रेशर होता है कि भाई आपको तरावी सबके सामने सुनानी है। भले से वो आप घर में सुनाओ या कहीं भी सुनाओ, लेकिन एक प्रेशर होता है कि भाई आपको अच्छा सा कुरान याद होना चाहिए। फिर बंदा जो है वो पढ़ाई पढ़ता है, उसके हिसाब से याद करता है और उसको अच्छा फिर याद भी हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि इस साल कुछ भी करके मुझे तरावी सुनानी है। अब आप ये चीज़ सोचें कि हमारे जो है वो ईद के दूसरे दिन से हमारे पेपर स्टार्ट है, फ़ाइनल ईयर ए लेवल्स के। और ज़ाहिर है क्योंकि फ़ाइनल ईयर तक तो टफ़ भी होते हैं पेपर और मुश्किल भी होते हैं। लेकिन हम लोग के लिए इस बार ये आसानी थी कि हम लोग के जो है वो P5 जो होता है, जो आई गैस के अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल होता है, मतलब वो प्रैक्टिकल की तकरीबन प्रैक्टिकल के ही तरीके की चीज़ होती है जो एग्ज़ाम होता है। लेकिन वो हमारा इस बार एग्ज़ाम्ड हो गया था, कैंसिल हो गया था, आप ये समझ लें। तो उसकी वजह से हमारे पेपर जो हैं वो टोटल ओवरऑल 2 मैथ्स के पेपर थे, एक केमिस्ट्री, एक फ़िज़िक्स, मतलब टोटल 4 पेपर देने थे। और स्टार्टिंग थी उनकी सेकंड डे ऑफ ईद से, मतलब ईद के दूसरे दिन से पेपर स्टार्ट है और मैं लगा हुआ हूँ तरावियों में। और फिर मैंने ये सोचा, तरावी से तकरीबन आप समझे रमज़ान स्टार्ट होने से कोई 5-6 दिन पहले मैंने तहैया कर लिया कि भाई मुझे कुछ भी करके तरावी सुनानी है। मैं अकेला नहीं था, मेरा एक दोस्त साथ था। वो मतलब हम लोग इस तरीके से तरावी सुना रहे थे कि 10 रकात है वो सुनाएगा, 10 रकात है मैं सुनाऊँगा, और इस तरीके से उसका भी कुरान पक्का हो जाएगा, मेरा भी पक्का हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हमने जो है जब तहैया की कर लिया, और मैंने अपनी लो पे एक चीज़ सोच ली कि अगर अल्लाह ना करे मैं बीच उसमें तरावी के उसमें आप ये समझ लें 2-3 दिन गुजर गए, फिर मेरा दिल किया कि मैं, क्योंकि मॉक्स एग्ज़ाम भी चल रहे थे स्कूल की कॉलेज की अपनी तरफ से जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना तैयारी के लिए, तो वो भी कॉलेज वाले ले रहे थे। तो मैंने सोचा अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है तो मैं बोल दूँगा भाई दोस्त से कि तुम सुना दो तरावी, मैं सुन लूँगा। मैंने लो ऐप पे ये चीज़ सोच ली थी। फिर क्या हुआ, फिर जैसी तरावी स्टार्ट हुई, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि हमने ये सोचा था कि हम 20 रोज़ा तरावी करेंगे मैक्सिमम, मतलब 20 तारीख तक, क्योंकि वो जो दूसरा दोस्त था उसको तरावी में उसमें एतिकाफ़ में बैठना था। तो इस वजह से हमने 20 रोज़ा तरावी का सोचा। लेकिन हमने मिनिमम सोच लिया था कि हम कम से कम कोशिश करेंगे कि 15 दिन में तरावी मुकम्मल हो जाए हमारी। लेकिन अल्लाह का ये करना हुआ कि तरावी ना 15 दिन में ख़त्म हुई, ना 20 दिन में ख़त्म हुई, बल्कि वो तकरीबन कोई 14 रोज़ा तरावी हमने पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के मुकम्मल हुई, और एक ख़ुशी दिल में थी कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पक्का हो चुका है। और फिर जो है मैंने थोड़ा रेस्ट किया कुछ दिन तक, उसके बाद पेपरों की तैयारी स्टार्ट करी। और जब पेपर थे, बस ये है कि हमारी ईद जो है हमें पेपरों के आगे कुर्बान करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है जब ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते हैं, उसके बाद जो है पहले दिन सबसे मुलाकात होती है, जो कि ना हो सकी। हम पेपरों में लगे थे, पेपरों की तैयारियों में लगे थे।
पेपर देने के बाद, अच्छा ये कोई 18 मई की बात है जब पेपर हमारा आखिरी पेपर ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है आपको पता है कि हर बंदा चाहता है कि भाई थोड़ा इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, थोड़ा हमें रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जैसे ही पेपर ख़त्म हुए उसके बाद एक ही टेंशन थी, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए भाई, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, किसी अच्छी फील्ड में हमारा नाम आ जाए। अच्छा, अब सब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मेरिट सिस्टम होता है, किसी के अंदर जो है वो सिंपली एंट्री टेस्ट के ऊपर बेस करता है कि आपका एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा। और किसी यूनिवर्सिटियों में जो है वो आपका ओ लेवल्स का ग्रेड देखा जाता है, किसी में ए लेवल्स का देखा जाता है, किसी में कुछ मसला, किसी में कुछ मसला। तो बेसिकली मैंने जो है वो अपनी कुछ इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया यूनिवर्सिटीज़ को कि मैंने आउट ऑफ कराची की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत अच्छी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़, पियास, GIKI और UET लाहौर, इन सबको तो मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया था क्योंकि GIKI का जो टेस्ट होता है वो ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता। लेकिन मुझे आउट ऑफ कराची जाना ही नहीं था। शुरू से मैंने अपने आप को बोल दिया था भाई कि मैं आउट ऑफ कराची नहीं पढ़ूँगा, कराची के अंदर ही मुझे रहकर पढ़ना है, ठीक है। अब सीन ये है कि कराची के अंदर आपको पता है कि कोई इतनी ख़ास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हैं लेकिन कम है। और वो कौन सी है? नस्ट थी कराची की, और दूसरा जो है वो NED बची, और लोअर ऐप पे अगर बहुत ही मुश्किल हालात हो गए तो तीसरे नंबर पे DHS सुफ़ा को रख लिया, ठीक है। DHS सुफ़ा को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन DHS सुफ़ा भी नई है, न्यू है। अब जितनी न्यू यूनिवर्सिटीज़ होती है उसको स्ट्रगल करने में काफ़ी मुश्किल होती है और उसको नाम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरीके से अब सीन ये हुआ कि जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हुए थे 18 मई को, उसके बाद से थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैंने जो है यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पढ़ना शुरू करी, उनका एंट्री टेस्ट के बारे में जानना शुरू किया। और सबसे पहला जो टेस्ट था मैंने दिया वो DHS सुफ़ा यूनिवर्सिटी का था। उसके टेस्ट के कुछ ही दिन बाद जो है वो मेरा अप्रूवल लिस्ट आ गई थी। मैंने जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन सबसे ऊपर टॉप पे प्रायोरिटी रखी थी, जो कि मेरा अप्रूव हो गया। DHS सुफ़ा में मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया। अब DHS सुफ़ा वाले जो है वो डेडलाइन दे रहे थे कि भाई इस आपको तारीख को जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है। ये सबसे बड़ा इशू होता है, स्टूडेंट डर जाते हैं। मैं भी डर गया था कि भाई अगर मैंने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई तो ये मेरा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। और इन्होंने डेडलाइन दी मुझे जुलाई की 9th डेट जो है इन्होंने डेडलाइन की दे दी। अच्छा भाई, अब मैं ये सोच रहा था कि भाई जुलाई की 25 तारीख को तकरीबन जो है मेरा नस का टेस्ट है, और अभी से अगर मैंने इनकी फ़ीस पे कर दी तो मुझे पूरी फ़ीस तो रिफ़ंड नहीं होगी। जबकि फ़ीस रिफ़ंड होती है, लेकिन वो एडमिशन की जो फ़ीस होती है, प्रोसेसिंग फ़ी जो होती है वो रिफ़ंड नहीं होती। बाकी सेमेस्टर की फ़ीस जो है आपको रिफ़ंड हो जाती है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, हर किसी ने मुझे ये गाइड किया कि अभी रुक जाओ, अभी इनको फ़ीस पे नहीं करना, ये लोग डेडलाइन बढ़ाते रहेंगे। फिर क्या हुआ, फिर मेरा जब नस का टेस्ट हो रहा था, मेरे जहन में एक चीज़ थी कि भाई कोई बात नहीं, मेरा DHS सुफ़ा में तो हो चुका है ना। अब मैं नस्ट के अंदर जो है वो फुल पोटेंशियल से मैंने, आप ये समझे कि मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं करी, क्योंकि बस मैं ये सोचता रहा हर वक्त कि मेरा DHS सुफ़ा में हो चुका है, अब जो है मुझे टेंशन नहीं है, मुझे चिल होकर टेस्ट देना है। अगर उसमें नस में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं DHS सुफ़ा जाऊँगा। जबकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि भाई यूनिवर्सिटी के जो है वो नए होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। पुरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात अलग होती है, नाम होता है उसका। तो फिर जो है मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया कि ऐसा नहीं करो, इसको प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दो। DHS सुफ़ा एंड में भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नहीं हुआ, अक्टूबर तक जो है वो इनके एडमिशन्स जो है वो चल रहे होते हैं। तो फिर मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से DHS सुफ़ा को हटा दिया। और जब मेरा नस का पेपर था 2 दिन पहले मैंने अच्छे से तैयारी करी, लेकिन मेरी कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं थी जिस पर मैं कह सकूँ कि मुझे 100% श्योर था कि मेरा नस में हो जाएगा। अच्छा, फिर नस का टेस्ट भी दे के आ गया। अच्छा, एक एक करके एक दिन बाद जो है वो मेरे जो और भी दोस्त थे जिन्होंने नस का टेस्ट दिया था, सबका अप्रूवल आना शुरू हो गया। किसी के 120 मार्क्स आए थे, किसी के कोई 145 मार्क्स आए थे, किसी के 105 मार्क्स आए थे, जबकि मेरे जो है वो कोई 99 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे। अच्छा, इसमें जो है वो मेरिट सिस्टम होता है कि आपका भाई कितना मेरिट बनता है, क्या स्कोर है, तो उसके हिसाब से आपका जो है वो नस वाले आपको क्या कहते हैं अप्रूव करते हैं। और एक चीज़ और होती है नस के एग्ज़ाम के अंदर कि आपको जो है वो जब आप एडमिशन अपना कर रहे होते हो नस के अंदर, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी होती है कि सबसे पहले आप कौन सी फील्ड में और किस सिटी में आप जो है वो उसको अपनी प्रायोरिटी रखते हो। इस्लामाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन से, रावलपिंडी, फिर कराची, इस तरह प्रायोरिटाइज़ हमने कर दिया। मैंने जो है वो उसमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कोयटा को भी सेलेक्ट किया हुआ था, कोई 9th नंबर पर।
अब जो है वो डेट गुज़रती गई और जुलाई भी गुज़र गया, अगस्त भी ख़त्म होने को था, बिल्कुल अगस्त एंड हो गया। अच्छा, अगस्त की स्टार्टिंग के अंदर मेरा जो है वो आप ये समझें कि टेस्ट था एनईडी का। मैंने एनईडी का फ़ेज़ 1 का टेस्ट दिया। 1 अगस्त को मेरा टेस्ट था। तो 1 अगस्त को मैंने जो है वो नॉर्मल तरीके से मैंने तैयारी की थी, कोई ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं करी हुई थी। तो मैंने पहला टेस्ट दे दिया एनईडी का, और एनईडी के पहले टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स जो थे वो आए थे 67 आउट ऑफ 100। ठीक है। अब सेकंड टेस्ट जो था वो था 25 अगस्त को। उसमें उसके लिए मैं अच्छी से तैयारी करके गया, क्योंकि मुझे पता था कि नस के अंदर तो अब होना नहीं है, नस की तो डेट काफ़ी निकल गई है और अब पता नहीं नस का ऑप्शन आता है नहीं आता। तो फिर मैंने अच्छे से तैयारी जो है वो एनईडी की सेकंड टेस्ट की करी। और सेकंड टेस्ट जब मैं देके आया तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा जो है वो सेकंड टेस्ट के अंदर मार्क्स जो है वो पिछले टेस्ट से बुरे आएंगे। मतलब पिछले टेस्ट में मेरे 67 थे और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 67 से भी कम आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया और मेरे जो है वो सेकंड टेस्ट में मार्क्स जो है वो 71 आ गया। 71 का मतलब ये था कि 4 मार्क्स मेरे बड़े थे, तो मेरी 2% इंक्रीज़ हो गई एग्रीगेट जो था। अब मेरा एग्रीगेट कोई बन रहा था 77 बन रहा था 71 मार्क्स के ऊपर। तो 77 मेरा एग्रीगेट बन रहा था। और मेरा हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट भी हुआ। तो हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 0.9% मेरी और मज़ीद इंक्रीज़ हो गई। तो 77.9 मेरा जो है वो फ़ाइनल एग्रीगेट था। 77.96 पूरा मेरा फ़ाइनल एग्रीगेट बन गया। अब जो है वो अगस्त का महीना भी एंड हो गया। अगस्त का महीना एंड हुआ, अभी तक जो है वो नस की अप्रूवल भी नहीं आई थी। अब जो है वो सितंबर की कोई 10th या 11 तारीख थी, जब जो है वो नस का ऐसी मैं सोच रहा था कि सबका हो गया एक एक करके, और मेरा अभी तक नहीं हुआ। मैंने उसी टाइम जो ईमेल खोल के देखी, मेरे एक बैक एंड पे ये चीज़ चल रही थी कि भाई दिमाग में चल रही थी कि भाई मेरा भी हो गया होगा, मेरा ईमेल तो आई होगी। तो मैंने जैसी जीमेल चेक करी अपनी, तो उस पर अप्रूवल आया हुआ था कि नस्ट कोयटा वाली जो नस्ट है NBC, उसमें मेरा अप्रूव हुआ है और उसमें हुआ था मेरा सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा, मेरी प्रायोरिटी इसके अंदर सबसे ऊपर था मैकेनिकल, फिर सेकंड नंबर पे सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सॉरी। इन दोनों में से किसी में भी सेकंड नंबर पे हो जाता तो मैं अब ओके कर लेता, लेकिन फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी मैकेनिकल की थी। अब जिस दिन मेरी ये NBC का अप्रूवल आया, उस टाइम जाहिर है कि NED का मेरा उस टाइम NED का मेरिट लिस्ट नहीं लगी थी। मेरिट लिस्ट थी 15 सितंबर को। अब ये 11 सितंबर चल रही थी और नर्स वालों ने टाइम दिया था 3 दिन का कि भाई आप जो है वो 13 सितंबर तक फ़ीस पे कर दो, अगर नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और मेरा हो गया था सिविल इंजीनियरिंग में कोयटा के अंदर। अब जो है वो उस रात तो मुझे नींद भी नहीं आई। सुबह उठ के पापा को ये सारी बातें मैंने बताई और फिर हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग फ़ीस पे कर देते हैं, और अगर हमारा NED के अंदर बाय चांस अगर नहीं हो सका तो फिर हम जो है वो कोयटा मूव करने का सोचेंगे, और फिर ज़ाहिर है आगे फ्यूचर मेरा फिर कोयटा NBC में होता। लेकिन सीन कुछ यूँ हुआ कि मैंने फ़ीस वगैरह पे कर दी। 15 सितंबर को जब मेरिट लिस्ट आई तो उसके अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर तो मेरा नाम नहीं था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्लोज़ हुई थी 78.5 पे हमारी A लेवल्स मतलब कैम्ब्रिज बोर्ड की 78.5 पे, जबकि मेरा जो एग्रीगेट था वो 77.96 था, मतलब 0.6 समथिंग का फ़र्क था। तो मेरा असल में मैंने सेल्फ़ भी पे किया हुआ था, क्योंकि सेल्फ़ पे जो लोग कर लेते हैं ना, तो उनका एक तरह से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके NED के अलावा, तो आपको पता है कि इस NED और नस के अलावा तो कोई और यूनिवर्सिटी इतनी ख़ास नाम की नहीं है जो कि आप कह सको कि हाँ भाई NED वगैरह की टक्कर की कोई यूनिवर्सिटी कराची के अंदर है नस के अलावा। तो फिर इसलिए बैकअप पे हमने सेल्फ़ भी पे करके रखा था। अब सीन ये हुआ कि जब मैं गया 21 तारीख को 21 सितंबर को इंटरव्यू की हमें डेट मिली। इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो वहाँ पे अलग ही कोई सीन था कि 126 नंबर जब कॉल आउट हुआ तो उस वक़्त आप ये समझें कि कोई 80 सीट्स हमारी मेरिट की लेफ़्ट थी, जिसके अंदर 3 मैकेनिकल की थी, 3 सिविल की थी, और जो है वो कंस्ट्रक्शन और अर्बन जो इंजीनियरिंग है इनको मिला के कोई 5 सीटें थी, और IME की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की कोई 5 सीटें बची थी। तो ये सब मेरे मतलब की थी। तो मैंने बोला कि अभी तो क्या कहते हैं हमारा सेल्फ पे नाम आ गया है, तो अभी हम ले लेते हैं। तो हमने इंटरव्यू वालों से बात करी कि अगर अभी हम लोग इसमें सेल्फ पे ले लेते हैं तो अगली मेरिट लिस्ट में मुझे कंफर्म था कि मेरा नाम आएगा, भले वो 9th नंबर पे आएगा या जब भी आएगा ज़रूर।
तो हमने उनसे बात करी कि अगर आप अभी हम सेल्फ पे ले लेते हैं तो अगली मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आएगा। अब अभी जो है वो अपनी सेल्फ पे आप अपना ले लो एडमिशन। सेल्फ पे मैकेनिकल पे मेरा एडमिशन हो गया। तो जब ले लिया तो उन्होंने कहा कि आप जो है अभी अगली मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तो आप जो है वो अपना ये एडमिशन मेरिट पर कन्वर्ट करवा सकते हो। जो भी आपकी मतलब सीट बचेगी उस टाइम, तो आप जिस पे भी मेरिट पे लेना चाहो तो ये वाला एडमिशन आपका उस पर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन काफ़ी टाइम था, इतना लंबा टाइम था, क्योंकि अभी हम 21 सितंबर पे ये इंटरव्यू के दिन जो है वहाँ पे बात हो रही थी, और जो सेकंड हमारी मेरिट लिस्ट लगनी थी वो लगनी थी 30 सितंबर को, मतलब कोई 9 दिन थे, और हमारा इंटरव्यू उसके भी बाद होता, सेकंड इंटरव्यू जो होता। तो फिर हम ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होती, लेकिन फिर भी वेट तो करना पड़ा। अब वेट किया तो फिर उसके बाद जो है वो कोई 4 अक्टूबर को हम लोग को सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा जो नंबर था, मुझे 100% यही उम्मीद थी और वही हुआ कि 9th नंबर पे मेरा मेरिट पे नाम आ गया। अब जो है वो सस्पेंस भी था कि भाई देखो मैकेनिकल मिलती है या नहीं मिलती है। अब मैंने ये भी सोच लिया कि अगर मुझे मैकेनिकल नहीं मिली मेरिट पे तो मैं सिविल ले लूँगा या IME ले लूँगा। ठीक है। अब जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो अलग ही सिनेरियो था, पहले की तरह हो गया सीन। फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा था वो भी एब्सेंट, सेकंड वाला भी एब्सेंट, थर्ड वाला भी एब्सेंट, और फोर्थ वाला जो था उसने मैकेनिकल ले ली। ठीक है। अब फिफ्थ जो था, 5th 6th और 7th ये तीनों भी एब्सेंट। 8th पे जो था उसने जो है ली क्या कहते हैं मटीरियल इंजीनियरिंग। अब मटीरियल ली तो फिर मैकेनिकल तो बच गई थी मेरे लिए ऑफ कोर्स। तो फिर मेरा शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ऑन मेरिट NED के अंदर एडमिशन सिक्योर हुआ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, और बस यही मेरे लिए फ़ाइनल था। फिर जो है वो नस का तो मैंने उसी वक्त 21 सितंबर को ही मैंने अपना एडमिशन वहाँ से विड्रॉ करवा लिया था, और ये मेरी पूरी जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फाइनली जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ NED के अंदर, तो ये सारी मेरी एक एक्सपीरियंस था। अपना ज़ाती एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों तक शेयर किया, ताकि कल को कोई भी बच्चा अगर इस तरह की सिचुएशन में आए तो वो किस तरीके से हैंडल कर सकता है। हो सकता है आप लोगों ने मेरी इस स्टोरी से बहुत सी चीज़ें सीखी हो, और जो है वो आगे आप लोग इंशाल्लाह अप्लाई कर सकें। अच्छा, 2-3 चीज़ें और कि बहुत से बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं कि भाई एंट्री टेस्ट में पता नहीं किस तरह के सवाल आएंगे। मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह नस का टेस्ट दिया और NED का भी दिया। अब नस के टेस्ट में जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई, आप ये कह सकते हो जो चैलेंज फेस हुआ, वो सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम का। क्योंकि नस के टेस्ट के अंदर आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। 3 घंटे का मतलब ये है कि 180 मिनट्स के अंदर आपको 200 MCQs करने होते हैं। मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम आपको एक MCQs के अंदर देना होता है, जबकि NED के अंदर टाइम ज़्यादा होता है। NED के अंदर आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। 2 घंटे का मतलब ये हो गया 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स के अंदर आपको जो है वो 100 MCQs सॉल्व करने होते हैं, 100 MCQs। ठीक है। मतलब आपके जो है वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जबकि नस के अंदर 20 मिनट्स कम दिए हुए होते हैं MCQs के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम लिमिट का मुझे नस के अंदर बहुत प्रॉब्लम हुई। अच्छा, मुश्किल जो है वो इतने ख़ास नहीं होते। 50% जो है वो आप ये कह लें 45% जो है वो नस के उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 45% बहुत इजी होते हैं। उसके आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको टाइम लिमिट भी बहुत मुश्किल होती है, और आगे आपको थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं। दूसरा ये कि जो NED के जो क्वेश्चंस होते हैं मैंने जो फेस किया वो यही था कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत से क्वेश्चंस तो आपको 1 मिनट से भी कम वक्त में हो जाएंगे, मतलब 20 सेकंड में भी हो जाएंगे, 30 सेकंड में भी हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े मुश्किल होंगे, जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन अमूमन मुझे जो है वो दोनों का अगर कंपैरिजन करूँ, NED और नस के जो एंट्री टेस्ट हैं, तो मुझे NED का टेस्ट जो है वो ईजी लगा। नस का टेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल था, और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और अगर कोई बग़ैर पढ़े आएगा तो NED का पेपर फिर भी वो 60% कर सकता है, 60% कर सकता है। लेकिन बग़ैर पढ़े अगर नस का अगर कोई करेगा तो वो 45% कर सकेगा, उसके बाद नहीं कर सकता। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने ख़ुद फेस करी, मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत से ऐसे सवालात जो कि क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।